हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि अगर मैं कहूँ तो ये टॉपिक इस चैनल के माध्यम से ये पहला टॉपिक है। और ऐसे तो अभी जो जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरे भारत में वो हाईलाइट बना हुआ है, सबों के ज़बान पर है, वो टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023 अर्थात महिला बंधन बिल 2023। इस बिल में इस बिल के अंदर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि वर्तमान में मुस्लिम महिलाओं का इस बिल में क्या प्रावधान है, उनका क्या स्थिति सुधर सकता है या बद से बदतर रहेगा। चूँकि मुसलमानों की जो आबादी है 14% है और 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, और अभी जो संसद में जो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है मात्र 0.07% है। तो 7% मुस्लिम महिलाओं का आबादी है और इनका रिप्रेजेंटेशन है 0.07%। तो हम सोच सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं किस स्थिति में है, कहाँ हैं। चूँकि अगर जो 7% मुस्लिम महिलाओं का जो स्थिति है, अगर इनका साक्षर दर देखेंगे तो 50% से ज़्यादा इनका ये अशिक्षित हैं। और इनका जो हम आपको कहेंगे कि अगर इनका बायोडाटा देखा जाए तो इनका स्थिति बहुत से बदतर है। तो इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कि महिला आरक्षण बिल ये है क्या। ये महिला आरक्षण बिल ये वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। ये महिला आरक्षण बिल 2023 इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि 33% जो प्रतिनिधित्व है, जो संसद में जो प्रतिनिधित्व है, उसमें 100 में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और महिलाएं चुनकर आएँ। अर्थात 3 जो होगा, 3 में 3 जो सांसद चुन के आएंगे, 2 पुरुष होंगे, 1 महिलाएं होंगी। इसका यही लक्ष्य है 33%। तो यानी 3 में 3 जो जनसंख्या होगा, 1 महिला 2 पुरुष। इस तरह से ये प्रावधान है 33%। तो इस पर जो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनका क्या कथन हुआ, मैं ज़रा उस पर भी चर्चा करूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि इस बिल का लक्ष्य सिर्फ सवर्ण महिलाओं को लाभ दिलाना है। ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना हुआ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनका कहना हुआ कि अभी जो सेक्रेटरी हैं, जो बजट पास करने में जिनका सहयोग रहता है, उसमें 90 सेक्रेटरी हैं, जिसमें मात्र 3 ही ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। राहुल गांधी साहब का ये स्टेटमेंट हुआ। तो ये जो आरक्षण बिल है 33%, इसमें जो मुस्लिम महिलाओं का जो टॉपिक है, इसमें क्या उनका भला हो सकता है। तो इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का अभी तक कहीं कोई प्रावधान होता अभी तक दिख नहीं रहा है। अब भविष्य में क्या होगा, तो सोचने वाली बात यह है। जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि ये संसद में वही चुनकर जाती हैं, या तो जो आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, या नहीं तो जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड होता है। नहीं तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाए जो मुस्लिम महिलाओं का जो समाज में स्थिति है कि अभी जो सक्षम मुस्लिम परिवार है, उनके घर में तो किसी तरह से जो खाना बनाने के लिए किसी तरह गैस सिलेंडर का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, जलावन का इंतज़ाम करना मुस्लिम महिलाओं के ही कंधे पर कहिए टिका हुआ है। यानी इनका स्थिति कहा जाए, ये भी देश की नागरिक हैं, 7% इनका आबादी है, लेकिन इनका स्थिति बद से बदतर बना हुआ है। तो ये यहाँ स्थिति है। अब चूँकि महिला आरक्षण पर थोड़ा पूर्व से चर्चा, जो पूर्व में क्या हुआ चर्चा कर लें। जब 2008 में इसको संसद में लाया गया था और 2010 में ये राज्यसभा में पास हुआ। उस समय कांग्रेस के मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। उस समय राज्यसभा में इसलिए पारित करा लिया गया था कि राज्यसभा में पारित कराने का मतलब है कि ये
कभी ना कभी ये आगे बढ़ेगा और ये पारित होगा। उस समय जो यूपीए के जो सहयोगी थे, लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे और मायावती वगैरह जो भी थी पार्टी, उनका कहना था कि ये 33% जो आरक्षण है, इस आरक्षण में आरक्षण कोटा में आरक्षण निर्धारित किया जाए, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, ये जो भी अभी वंचित वर्ग के हैं सबको दिया जाए। तो उस वक्त ये लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और क्या होता है कि जब लोकसभा भंग हो जाता है, नया से चुनाव होता है, तो फिर लोकसभा भंग होने के बाद वो मैटर ख़त्म हो जाता है। तो राज्यसभा ने उस समय बिल को ये लोकसभा में भेज दिया और लोकसभा में क्या हुआ, भंग होने के बाद वो पेंडिंग में चला गया। तो अभी जो ये 33% आरक्षण का प्रावधान है, तो इसमें अभी अगर कहा जाए, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा में आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान है ही नहीं। और जो तृणमूल पार्टी की जो एक सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि मात्र 2 मुस्लिम सांसदों का रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस पार्टी दे रही है, अर्थात 2 मुस्लिम सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, जो एक राज्यसभा में एक लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रही हैं, अर्थात मुस्लिम महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन की स्थिति है मात्र 0.07% है। ये सोचने की बात है। तो अभी जो महिला आरक्षण बिल है ये लोकसभा में भी पारित हो चुका है, लेकिन इसको लागू होने में ये 2026 के बाद लागू होगी। आखिर इसमें अड़चन कहाँ है, मैं चाहता हूँ उसको क्लियर करना। भारत के संविधान की धारा अर्थात अनुच्छेद 82 कहता है, 182 के यानी कि समय समय पर कास्ट सेंसस यानी जनगणना होना अति आवश्यक है। और 170 कहता है कि परिसीमन होना अनिवार्य है। तो अभी जो भारत में जो पिछला जो परिसीमन हुआ था या कास्ट सेंसस हुआ था, 2001 में कास्ट सेंसस हुआ और 2002 में परिसीमन हुआ, तो उसी के हिसाब से अभी कार्य चल रहा है। तो अभी जो फिर 2026 में जो होगा, उसमें जो संसद कानून जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार 2026 में इस फिर से ये जनगणना होगा और जनगणना होने के बाद फिर परिसीमन होगा। परिसीमन के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें कि परिसीमन कब होता है। परिसीमन चूँकि ये संविधान का आपको मैंने बताया अनुच्छेद 182, 170, इसके तहत जो परिसीमन होगा, परिसीमन में कोई भी लोकसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है उसमें भौगोलिक स्थिति के एतबार से, जनसंख्या के एतबार से उसका पहले जनगणना किया जाता है। जनगणना करने के बाद फिर उसका परिसीमन होता है। तो परिसीमन जब हो जाता है, परिसीमन में जो कमिटी जो रहती है उसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर या नहीं तो वर्तमान कोई भी जज होते हैं, जस्टिस होते हैं। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इसमें एक सदस्य होते हैं और राज्य के जो इलेक्शन कमीशन है वो सदस्य होते हैं। इस प्रकार से जो इसमें जो अंतिम परिसीमन का जो अंतिम रिपोर्ट होता है, उसका विशेषता ये है कि उस परिसीमन को कहीं चैलेंज करने का संविधान में प्रावधान नहीं है। वो जो रिपोर्ट परिसीमन का आएगा, ना तो आप किसी राज्य के किसी भी या तो विधानसभा में, विधान परिषद में चैलेंज कर सकते हैं, ना किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि वो जो कमेटी का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो अभी ये जो महिला आरक्षण बिल है ये 2023 में ये संसद से पास हो चुका है और हो सकता है गजट नोटिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा, लेकिन ये कार्य करेगी 2026 के बाद। यानी कि 2026 से तो समझिए कि जनगणना होगा, फिर जनगणना के बाद इसमें परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद फिर ये महिला आरक्षण बिल का आप लाभ जो है संसद में या और भी जहाँ रिप्रेजेंटेशन बैठेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो जिस मुद्दे पर जो आज विषय है कि मुस्लिम महिलाओं को इससे क्या लाभ होगा, तो मुस्लिम महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है
इसका जो एक मेरा अपना जो एक सुझाव है, मैं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से, एक भारत सरकार को, अल्पसंख्यक आयोग को, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको मैं इस चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मुस्लिम आबादी जहाँ भी 50% से ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित किया जाए। चूँकि मुसलमान जो महिलाएं हैं, इनका जो आरक्षण का जो दर है, इनको आरक्षण का लाभ इनको मिल ही नहीं रहा है। और ये भी कारण है कि मुस्लिम महिलाओं का स्थिति बद से बदतर है कि अभी जो भारत में देखा जा रहा है कि सभी वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और मुसलमानों को खास करके कहा जाता है कि मुसलमान, संविधान भी कहता है कि ये अल्पसंख्यक है। जैसे जो मंडल कमीशन जो आया, उसमें जो बुद्धिजीवी उस समय के थे, उन्होंने कहा था कि ये मंडल कमीशन मुसलमानों के हक के लिए अनुचित है, लेकिन उसको उस समय जो कमीशन था उस समय पास कर दिया गया। बीपी सिंह की सरकार थी और इसका खमियाजा मुस्लिम आबादी को उठाना पड़ा। आज मुसलमानों का इस तरह से स्थिति हो गया है कि इनको जो आरक्षण का लाभ है, दूसरे शब्दों में कहें, जो पढ़े लिखे तबके के हैं, जो शहरों में कुछ रहते हैं, उन्हीं को लाभ मिलता है। नहीं तो जो अभी वंचित वर्ग है, जो जिनका जिनका अगर जो आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, उनको इसका लाभ मिलता ही नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है कि ये जो 33% आरक्षण है, इस आरक्षण में मुसलमान महिलाओं के लिए भी कोटा रिजर्व किया जाए। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे कि ये सिर्फ 33% सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा और जो पहले से सक्षम हैं उन्हीं को मिलेगा। तो ये विषय है, खास करके मुस्लिम महिलाओं से मेरा निवेदन है, मुस्लिम पुरुषों से निवेदन है कि जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जिस पार्टी को वोट करते हैं, कम से कम उन पर आप दबाव बनाएं कि नहीं, मुस्लिम कोटा के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोटा का निर्धारण हो। बार बार ये सवाल होता है कि इस तरह का प्रावधान नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में एक कहावत है कि हम आप सभी सुनते हैं कि मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, और भारत में दिख भी रहा है कि अभी व्यक्ति के धारणा पर, या कहें कि जनमत के धारणा पर, कुछ भी जो नहीं भी होने वाला है काम हो जाता है। तो जब सारा काम हो सकता है, तो जो अभी वंचित वर्ग की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, या जिनका जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए भी कोटा के अंदर कोटा निर्धारित होना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि 7% मुस्लिम महिलाएं का आबादी है और मात्र उनका रिप्रेजेंटेशन जो है संसद में अभी वर्तमान में मात्र 0.07% है। तो इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा कहूँ कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितनी सालों में। तो जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। उनको अपने जो भी उनका पार्टी है, जिनको वो वोट करते हैं, उन पर प्रेशर बनाना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी साहब ने कहा, ये कोटा के अंदर ओबीसी का भी इसमें कोटा निर्धारित होना चाहिए। उसी प्रकार से उनको, मुस्लिम महिलाओं का भी इस मांग को हाईलाइट किया जाए कि कोटा के अंदर मुस्लिम महिलाओं का जो हक होना चाहिए, उनको बाजी मिलना चाहिए। ये चैनल जो भी देखेंगे, ये चैनल द ईगल बाय एमडी मेराजुद्दीन देखने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और निवेदन है कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यही कहना है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो वास्तव में आरक्षण की हकदार हैं, उनको भी हर जगह कोटा के अंदर कोटा निर्धारित किया जाए। ये चैनल जो भी देख रहे हैं, उनको धन्यवाद।